शुक्रिया शुक्रिया बाबा, आपने मुझे फिर से आपके इस मशहूर प्रोग्राम में आने की दावत दी। सर, सबसे बड़ी बात है, यदि मदरसों का सर्वे हो रहा है तो क्या आपत्ति है? अल्पसंख्यक मंत्री उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि ये मुस्लिम नौजवानों की तरक्की के लिए जरूरी है। आपकी राय? देखिए, सर्वे अगर वो करा रहे हैं तो पहले ये तो बताए कि ये सर्वे, वो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड कहा, सरकार ने कहा, योगी की सरकार ने, कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के हुक्म पर ये सर्वे हो रहा है। तो मैं पहले आपको बताना चाहूंगा कि नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स के फंक्शंस में इस तरह सर्वे करने का उनको कोई पावर नहीं है, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि जब ये सर्वे करा रहे हैं तो सिर्फ अनरिकग्नाइज मदरसों का सर्वे क्यों करा रहे हैं? भाई, क्या उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट के स्कूल्स में बच्चे नहीं पढ़ रहे? वो बच्चे नहीं है तो आप उसके सर्वे करवाइए। उन गवर्नमेंट के स्कूल्स में उत्तर प्रदेश के कितने में टॉयलेट्स है, कितने बच्चियों के स्कूल में टॉयलेट्स है, कितना साफ पानी का इंतजाम है, कितना बिजली का इंतजाम है, प्राइवेट स्कूल में करवाइए। आप सिर्फ अनरिकग्नाइज मदरसों को टारगेट करने के लिए। चौथी बात यह है बाबा, अनरिकग्नाइज है, इलीगल तो नहीं है, ऑन ग्राउंड है। पांचवी बात यह है कि ये जो मदरसे जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रजिस्टर्ड है, 700 करोड़ के उनके ड्यूज सरकार नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है भाई? जो उन रजिस्टर्ड मदरसा में जो पंडित लोग मैथ्स और साइंस पढ़ाते हैं वो तड़प रहे हैं अपनी सैलरीज के लिए, आप वो सैलरी नहीं देते। और छठी बात यह है बाबा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी धर्मेंद्र प्रधान जिस मंत्रालय के मंत्री हैं, उन्होंने यूडीआईएससी के तहत एक सर्वे कर चुके हैं। ब्लॉक लेवल का डेटा उनके पास स्कूल्स का है, जिसमें रिकग्नाइज अनरिकग्नाइज सब स्कूल का है। आप उनसे सर्वे ले लीजिए। आप ये सर्वे कराकर जो इंफॉर्मेशन मिलेगी उसकी बुनियाद पर आप उन तमाम अनरिकग्नाइज मदरसों के जिम्मेदारों को हरास करेंगे, तंग करेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि छोटा एनआरसी है। और आप और एक बात समझिए बाबा, कि आपके देखने वाले इस बात को समझें कि कितने परसेंटेज बच्चे मुसलमानों के मदरसों में पढ़ते? खाली 4%, 4%। आपने कितने मॉडर्न स्कूल्स कितने खोले, चाहे हिंदी मीडियम को इंग्लिश, कितने स्कूल्स खोले आपने? बताइए, डेटा दीजिए अगर आपको इतनी फिक्र है मुसलमानों के तालीम के लिए। और बाबा, उत्तर प्रदेश में इसी वजह से सबसे हाईएस्ट ड्रॉप आउट अगर किसी समुदाय का है तो मुसलमानों का है, क्योंकि सरकारें स्कूल नहीं खोलती वहां पर। आप खोलिए इंग्लिश मीडियम स्कूल, खोलिए हिंदी मीडियम स्कूल खोलिए, कौन रोक रहा है आपको? ये जो अनरिकग्नाइज मदरसे हैं, जो कम्युनिटी के पैसों पर, चंदे पर बोलिए या जक़ात पर या सदका पर चलते हैं, आप सिर्फ एक समुदाय को टारगेट करने के लिए आप उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। भाई, गवर्नमेंट के स्कूल की बिल्डिंग में बारिश आ जाए तो स्कूल नहीं चलता, अगर स्कूल चलता भी तो बिजली नहीं है, पीने का पानी का इंतजाम नहीं है। अच्छा, आपके मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी का कितना बजट है? कितना बजट है आपका? आप बजट नहीं बढ़ाते और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन असम में जो अवैसी साहब, असम में जो मदरसे तोड़े गए हैं, 4 मदरसे तोड़े गए, दलील दी गई कि इन जगह से जिहादी आतंकवादी गतिविधियां चल रही थी। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए बाबा, मैं आपको बता रहा हूं, मेरे पास गवर्नमेंट ऑफ आसाम ऑफिस ऑफ डिप्टी कमिश्नर बोगाई गांव की नोटिस जो 30 अगस्त को डेट लिखी हुई है, उन्होंने दिया है। आपको मालूम बाबा, ये जो मदरसा तोड़ा गया है, ये 3 साल से बिल्डिंग है वहां पर, 3 साल से। और सिर्फ 12 घंटे पहले, डेमोलिशन से पहले नोटिस दी जाती है। आप बताइए, 12 घंटे में कौन कोर्ट को जाएगा? कि क्या उसको लीगल उसको रिकोर्स करेगा या फिर उसको स्टे मिलेगा? सुबह के 1:30 बजे, दोपहर के नहीं, 1:30 बजे सुबह में 260 बच्चों को स्कूल उन मदरसे से निकालकर गांव के लोग अपने घर में रखते हैं। अरे भाई, अगर कोई टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट पर कोई अरेस्ट होता है, बहुत अच्छा है, आप उसको अरेस्ट करिए, सजा दिलवाइए, मगर मदरसे को क्यों तोड़ रहे हैं आप? भाई, अगर कोई भाजपाई का लोग मेंबर कोई पकड़ा जाएगा तो क्या दिल्ली में जाकर भाजपा का ऑफिस तोड़ देंगे लोग? अच्छा, ये इनकी, और फिर बड़े बड़ी बातें करते हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। बाबा, आपको मालूम कि इन्होंने कोर्ट में यह कहा कि जब से हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार बनी है, 51 लोगों को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया है।
मई 2021 से। ये लॉ एंड ऑर्डर का आपका एग्जाम्पल है। आप नहीं चाहते क्या मदरसा मॉडर्नाइज, जो आपने थोड़ी देर पहले कहा, यदि मैंने सही सुना, कि मदरसों में जो मैथ और साइंस पढ़ाने वाले पंडित हैं, आपने कहा शायद उनको भी तनख्वाह नहीं मिल रही है, आप नहीं चाहते कि मदरसों में कंप्यूटर पढ़ाई जाए, मॉडर्न चीजें पढ़ाई जाए? बाबा देखिए, जो उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में जो रजिस्टर्ड है, रिकग्नाइज्ड है, जिनको उत्तर प्रदेश की और केंद्र सरकार से पढ़ाने वालों को, टीचर्स को सैलरी मिलनी चाहिए, बाबा 700 करोड़ ड्यू है। क्या हमने रोका उसको? अरे भाई, बड़े बड़े दावे करते हैं मुसलमानों के बारे में, अपना पैसा नहीं देते उनको आप। मैं तो एनडीटीवी से गुजारिश करूंगा कि आप गाजियाबाद में मदरसे हैं जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वहां पर जाकर उन पंडित लोगों से पूछिए कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, कितनी तकलीफ से जिंदगी गुजार रहे हैं। मैं उन पंडितों को सलाम करता हूं कि तनख्वाह नहीं मिलने के बावजूद भी दुनिया में से बहुत कम टीचर्स हैं, वो अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को महसूस करते हुए जाकर पढ़ा रहे हैं उन बच्चों को, मगर आप उनकी सैलरी नहीं देते। 16,000 मदरसे हैं, 16,000 मदरसे हैं मेरे ख्याल से यूपी में। सरकार की मदद से, यदि मेरी संख्या सही है, तो 500 केवल सरकार की मदद से चल रहे हैं। क्या मैं सही हूं? बिल्कुल सही है आप। 500 मदरसे के आप उन टीचर्स की सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, और आप बड़े बड़े बुलंदबाज दावे कर रहे हैं। कितना झूठ बोलेंगी भाजपा? भाई उतने 500 मदरसों के टीचर्स की सैलरी दीजिए पहले आप। अच्छा, सर्वे बाबा, सर्वे आप करा रहे हैं ना, तो सर्वे कराइए आरएसएस के एकाल विद्यालय का, सरस्वती शिशु मंदिरों का। कौन रोक रहा है आपको? क्यों नहीं कराते आप ये डेटा लेकर फ्यूचर में उन मदरसों को हैरास करना चाह रहे हैं। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में इसकी सख्त मुखालिफत हो रही है। लोग, मुसलमान आक्रोश में है कि भाई क्यों कर रहे हैं आप ये? आपकी जो जिम्मेदारी आप वो निभा नहीं सक रहे और बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, आसमान से तारे तोड़कर लाएंगे। अरे कहां तुम आसमान तारे तोड़ने की बात कर रहे हो? तुम जमीन पर, तुम्हारे पैर जो चीज है वो नहीं कर पा रहे हो, तुम कहां आसमान और तारों की बात कर रहे हो? जमीयत ने 24 सितंबर को इस पे बैठक बुलाई है, और आप लोगों पे आरोप है कि कुछ भी आपके खिलाफ होता है, आप छोटा एनआरसी, बड़ा एनआरसी कहना शुरू कर देते हैं। बाबा, मैंने पूरी जिम्मेदारी के साथ उस लफ्ज का, उस शब्द का इस्तेमाल किया, छोटा एनआरसी। एनआरसी क्या है? डेटा जमा करो, उसके बाद नोटिस बोर्ड पे लगा दो। कोई भी जाकर बोलेगा कि असदुद्दीन ओवैसी भारत का नागरिक नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ मुझ पर आ जाएगा और मैं स्टेटलेस हो जाऊंगा। यही डेटा जमा कर रहे हैं मदरसों का। उसके बाद फ्यूचर में हैरास करेंगे, तो यकीनन ये छोटा एनआरसी है। हम ये पूछ रहे हैं, अगर नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स बाबा एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, मगर वो एक अड्डा बन चुका है सिर्फ क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स के खिलाफ हैरास करने के लिए। अगर कोई क्रिश्चियनों बच्चों का कम्युनियन होता है, जो क्रिश्चियनिटी में बड़ा अहम दिन होता है, वहां पर ये डेलिबरेटली लीक कर देते, लेटर लिखते कलेक्टर को कि देखो यहां पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, पर पूरे संघ ही पहुंच जाते हैं वहां पर। जो उनके 3-4 पीढ़ी क्रिश्चियन थे, उनके बच्चों का होली कम्युनियन होता है तो पहुंच जाते हैं। क्या भाई नेशनल प्रोटेक्शन चाइल्ड राइट्स क्या किया वहां पर आसाम, राजस्थान में? जो एक दलित बच्चे को खाली पानी के उस वेसल को हाथ लगा तो उसकी जान चले गई। तो जमीयत की बैठक के बाद कोई सलूशन निकलेगा कि नहीं? देखिए, जमीयत भारत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन है, और वो मुझे यकीन है कि वो अच्छा फैसला लेंगे। मगर जहां तक मेरी पार्टी की बात है, मैं अपनी पार्टी की बात आपके सामने रख रहा हूं। दूसरी बात, प्रधानमंत्री सेंट्रल विस्टा का उद्घाटन करने वाले हैं, आपकी कोई राय है इस पे? प्रधानमंत्री उद्घाटन तो कर रहे हैं, और प्रधानमंत्री से हम ये हाथ जोड़कर अपील कर रहे हैं कि आप चीन को भगाइए भारत की जमीन से। अमित शाह साहब ने कहा था कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो हम बम बरसाएंगे। अरे सर, आप तो फूल बरसा रहे हैं चीन के ऊपर। 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन भारत की जमीन पर हम जहां पेट्रोलिंग करते कब्जा करके बैठा है, जहां पर हम लोग अपने ग्रेजिंग राइट्स, हमारे जानवर जाकर घास खाते थे सर्दी के मौसम में, बाबा 10 किलोमीटर चीन घुसकर बैठा है। 10 गांव हम लोग नुकसान कर चुके हैं। और आज आप ही के एक कलीग हैं
जो एक जमाने में एनडीटीवी में काम करते थे, उनकी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट पढ़ा कि भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने जो ये हिमाकत की है कि इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतना वहां पर हमारी आर्म्स फैक्ट्री में बाहर इंडिया का इतना होगा। आप बताइए बाबा, हमारे पास वेपन नहीं है, वेपन्स, क्योंकि आपने हिमाकत कर दी, आपके दिमाग में स्कीम आई, हमारे इन्वेस्टमेंट उसमें आ रहा ही नहीं है, वेपन्स हमारे पास, फौज के पास नहीं है। तो नौकरी का बहुत बड़ा मसला है। प्रधानमंत्री देश के युवाओं को क्या करेंगे आप? वो जो इनॉग्रेशन करके नौकरी मिल जाएगी नौजवानों को जिनका मुकद्दर बेरोजगारी हो चुका है, कीमतें आसमानों को छू रही हैं। अरे कब तक हेडलाइन मैनेजमेंट का काम करेंगे भाजपा वाले? जो देश को जिसकी बर्निंग इश्यूज है उस पर करिए ना। आप जाकर एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन की स्कीम का उद्घाटन करिए, चलिए। एक और चीज देश में हो रही है। नीतीश कुमार दिल्ली में थे, 2-3 दिन तक विपक्ष के सारे नेताओं से मिले, विपक्ष को जोड़ने की बात कर रहे हैं। तो राहुल गांधी जो है कन्याकुमारी से कश्मीर भारत जोड़ने की बात कर रही है, आपका कमेंट? अब बाबा, वो कांग्रेस का प्रोग्राम है, वो कुछ कर ले, क्या करें, मगर एक बात तो यकीनी है कि कांग्रेस की नाअहली की वजह से, इनकैपेसिटी और इनकैपेबिलिटी की वजह से ही नरेंद्र मोदी भारत में 2 मर्तबा के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। अब रहा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री का, तो इनकी तो बहुत बड़ी तारीख है। ये जॉर्ज साहब के साथ शुरू किए, फिर जब गोधरा हुआ, गुजरात का कांड हुआ, तो वो तो मंत्री बने बैठे रहे, फिर उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बनाई, फिर 2017 में 15 में छोड़ दिए, 15 में छोड़ दिए, फिर 17 में मोदी का हाथ थाम लिए, अब फिर छोड़ दिए। अरे बाबा, एक बात मेरे को समझाइए, नीतीश कुमार ये सब चीजें कर सकते और सेक्युलर हो जाते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी मदरसा के सर्वे के खिलाफ बोलता है तो भाजपा की सपोर्ट कर रहा है। मैं मुसलमानों के पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात कर रहा हूं, लीडरशिप की बात अपनी नहीं कर रहा हूं। मेरा कभी भी ये नहीं, जिंदगी में मेरा मकसद नहीं था कि मैं लीडर बनूं या कुछ मंत्री बनूं, संतरी बनूं, मगर मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है। अरे भाई, भाजपा के साथ रहते हैं, सरकारें बनाते हैं, गुजरात के वक्त मंत्री थे, मगर वो दूध के दूल्हे हुए हैं। और ये आदमी जो संविधान के दायरे में रहकर हुकूक की, राइट्स की बात कर रहा है, उस पर इल्जाम लगा दिया जाता है। तो आप देखिए कि एक तरफ बीजेपी कहती है कि ओवैसी देश को तोड़ना चाहता है, दूसरी तरफ ये लोग सेकुलरिज्म के ठेकेदार चौधरी बने हुए कि नहीं, अगर हम जिसको बोलेंगे वो सेकुलर हो जाएगा, यानी वो सब करेंगे और वो अच्छे हैं, और हम सच्चाई को बयान करेंगे तो हम बुरे हो जाते हैं। तो ये एक हिपोक्रेसी की जो पॉलिटिक्स चल रही है भारत में। और आखिर में बाबा, नरेंद्र मोदी की सरकार 24 में ना है, हमारी भी ख्वाहिश है, मगर अगर आप चेहरों पर मुकाबला करेंगे, याद रखिए भाजपा को फायदा हो जाएगा। लेकिन आपको लगता नहीं है, एक अंतिम, लेकिन आपको लगता नहीं है कि 2024 में यदि हम बिहार की 40 सीट की बात करें, 42 सीट हम बंगाल की बात करें, 48 सीट महाराष्ट्र की बात करें और 39 सीट तमिलनाडु की बात करें, ये काफी महत्वपूर्ण राज्य है? आपकी बात बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, फिर कर्नाटका, आंध्रा, तेलंगाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज इंपॉर्टेंट है। मैं ये कह रहा हूं कि आप चेहरों पर मुकाबला मत करिए भाजपा से, आप ट्रैप में फंस रहेंगे। आप भाजपा को मुगलों के पीछे बैठकर वार करते बाहर निकालिए। आप भाजपा को जो नेहरू के पीछे ठहरकर वार करती है उसको बाहर निकालिए। आप मोदी कहते हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत देता हूं, तो सिस्टम से क्या ग्रीवेंस मत दीजिए, बहाना बनाने मत दीजिए। पूरे 543 पार्लियामेंट सीट पर बीजेपी से मुकाबला करिए। बताइए बेरोजगारी मुकद्दर क्यों बन चुका है नौजवानों का, महंगाई क्यों है? और नरेंद्र मोदी कहते हैं कि सिस्टम मुझे इजाजत नहीं देता। अरे भाई, नेहरू के बाद इतनी बड़ी मेजॉरिटी का स्ट्रॉन्ग प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहा है कि सिस्टम इजाजत देता, तो क्या नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 500 एमपी उनके हो जाएं? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी साहब, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने। शुक्रिया। थैंक यू बाबा, थैंक यू।